हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, यह टॉपिक आज हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि एक समय क्या होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक साइंस प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि इस साइंस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ प्रतिरोधों की आवश्यकता है, तो मार्केट में जाइए और आप कुछ प्रतिरोध लेकर आइए। तो स्टूडेंट मार्केट की तरफ जाता है और दुकानदार से कुछ प्रतिरोध लेकर पुनः अपने अध्यापक के पास आ जाता है और टीचर उन रेजिस्टेंस का निरीक्षण करता है और देखता है, अरे ये प्रतिरोध तो 2 ओम के हैं, लेकिन हमको अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 2 ओम के प्रतिरोधों की आवश्यकता नहीं है। हमको तो 1 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों की आवश्यकता रहेगी। तो स्टूडेंट निराश हो जाता है और बोलता है कि सर मैं पुनः मार्केट जाता हूं और 1 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध लेकर आता हूं। तो टीचर उसको रोक देता है कि तुम्हें वापस मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, हम इन्हीं 2 ओम के प्रतिरोधों से 1 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट आश्चर्यचकित होता है कि सर कैसे? तो टीचर बताता है कि यदि मैं 2 ओम के 2 प्रतिरोधों को इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो यह जो संयोजन है मुझे 4 ओम का प्रतिरोध दे देगा। ओके, और यदि मैं 2 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दूं तो ये जो समांतर क्रम संयोजन बना है इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होगा। और यदि हमको 3 ओम का प्रतिरोध निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 2 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और साथ में इसके साथ एक प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा संयोजन मिलेगा वो हमको 3 ओम का प्रतिरोध दे देगा। तो स्टूडेंट आश्चर्यचकित होता है कि सर इसकी फिजिक्स क्या है? तो टीचर कहता है कि चलो आज हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, ओके, जिनके प्रतिरोध कितने? R1, R2 और R3। ये 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका, जैसे R1 प्रतिरोध हमने जो लिया है उसका जो दूसरा सिरा है वो R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ओके, अब R2 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो संयोजन हमको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब जो पहला प्रतिरोध है और जो अंतिम प्रतिरोध R3 है, तो पहले प्रतिरोध का पहला टर्मिनल और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल हम क्या करते हैं? सेल के साथ जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि R1 का जो पहला टर्मिनल पहला सिरा था उसको बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया और R3 का जो दूसरा सिरा था उसको हमने बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। अब जैसे ही हम कुंजी ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लेते हैं कि ये धारा कितनी है? I। अच्छा, अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होता है। R1, R2, R3 सभी से बहने वाली धारा का मान I ही होगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसको समझने के लिए मान लें, हम क्या जानते हैं कि धारा क्या होती है? प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश। एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही हमारे पास क्या है? विद्युत धारा है। तो मान लेते हैं हमारे पास कि एकांक समय में यहां पर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। अच्छा, यह आवेश कहां जा रहा है? R1 में जा रहा है। ओके, अच्छा, फिर थोड़ा सा दूर हम आगे चले, R2 की बात करें
तो यदि हमारे पास R2 से प्रवाहित धारा का मान R1 से प्रवाहित धारा से अलग हो, तो अलग होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रति सेकंड R2 में प्रवाहित आवेश R1 की अपेक्षा अलग होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास यहां पर R2 से प्रवाहित धारा का मान ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर ज्यादा आवेश, R2 से ज्यादा आवेश प्रवाहित होना चाहिए, प्रति सेकंड ज्यादा आवेश प्रवाहित होना चाहिए। लेकिन R1 से निकलने वाला आवेश तो कितना है, Q। R1 से जो आवेश प्रति सेकंड बह रहा है वो कितना है, Q है। अच्छा, अब Q आवेश ही R2 तक ही पहुंच पाएगा, तो R2 से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश भी Q ही होगा। ठीक है। अच्छा, Q से ज्यादा होने के लिए यहाँ पर दूसरा कहीं से आवेश आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कहीं पर कोई तार होना चाहिए जहां से कोई आवेश Q डैश आए, तब इससे हमारे पास प्रवाहित प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश भिन्न हो सकता है। लेकिन यहां पर हमने इससे कुछ जोड़ा नहीं है, तो जितना आवेश प्रति सेकंड R1 से प्रवाहित हो रहा है, उतना का उतना आवेश प्रति सेकंड R2 से प्रवाहित होगा, और उतना ही आवेश R3 से भी प्रति सेकंड प्रवाहित होगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि यदि तीन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होगा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ओके। अच्छा, प्रवाहित धारा का मान समान है, तो अब हम क्या करते हैं कि R1, R2 और R3 के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं। देखो, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR। ओम का नियम क्या है हमारे पास, V इक्वल टू IR। तो सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान तो समान है, लेकिन इनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न है। तो इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कि R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V1 और R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V2 और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं। तो ओम के नियम से ओके, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मान लेते हैं कितना है, V1। ये कितना हो जाएगा, IR1। प्रवाहित धारा I है और प्रतिरोध R1 है। इसी तरह से R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, V2 बराबर IR2। और इसी तरह से तीसरे प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, ओम का नियम आसानी से लगा दो, V3 बराबर IR3। अच्छा, यदि हमारे पास ये जो सेल हमने जोड़ा है, यदि इसका विद्युत वाहक बल V हो, तब क्या होगा हमारे पास, V1, V2 और V3 का योग किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 का मान है IR1 प्लस V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, I कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 1। यहां पर हमने क्या किया, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि जो तीन प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, RS। कितना मान लेते हैं, RS। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर तीनों प्रतिरोधों को हटा देता हूं
और तीनों प्रतिरोधों के तुल्य को एक प्रतिरोध लगा देता हूं जिसका मान कितना है RS। कितना है RS। और बैटरी में वो की वही रहने देता हूं जिसका विद्युत वाहक बल V है और यहां पर प्रवाहित धारा I ही है। ऐसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम इन तीनों प्रतिरोधों को यहां से हटाकर एक प्रतिरोध ऐसा लगाना चाहते हैं जिसका मान इन तीनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य हो। क्लियर है हमारे पास? तो उसका मान हमने RS माना है। तो इस वाली स्थिति में देखो V बराबर वही ओम का नियम लगा दो, V बराबर कितना हो जाएगा I, प्रवाहित धारा I है और तुल्य प्रतिरोध कितना है RS। तो V बराबर कितना हो जाएगा I RS। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर V है और यहाँ पर भी V है, यहाँ I है और यहाँ पर I है। यहाँ पर RS तुल्य प्रतिरोध है और यहाँ पर क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है RS तुल्य प्रतिरोध RS बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है, उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप क्या करोगे, सभी प्रतिरोधों को जोड़ लोगे, सभी प्रतिरोधों के मान को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास ये है हो गई। अच्छा, जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो हम पहले भी बता चुके हैं। पहली बात तो क्या है कि जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा समान होगी। ओके, और दूसरी बात क्या है, अच्छा, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। यदि प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न है तो उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। और तीसरी चीज क्या है कि तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, और एक चौथी बात और है कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो इन प्रतिरोधों में से जो भी सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी बड़ा होगा। जोड़ रहे हैं, जाहिर है कि तीनों प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो RS का मान हमेशा R1 R2 R3 से के मान से ज्यादा ही होगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की। तो मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध हैं हमारे पास, एक का मान R1 है, दूसरे का मान R2 है और तीसरे का मान R3 है, और तीनों को हम क्या करना चाहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जो तीनों प्रतिरोधों के जो पहले वाले टर्मिनल है उनको एक बिंदु से जोड़ देंगे और जो दूसरा टर्मिनल है, तीनों प्रतिरोधों के जो दूसरे टर्मिनल है उनको दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब R1 R2 R3 के एक एक टर्मिनल, जैसे पहला टर्मिनल ये वाला है, ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के पहले टर्मिनल ये वाला है और दूसरे सिरे अपने पास ये वाले हैं। इनको क्या करेंगे, इन सिरों को आपस में जोड़ देंगे एक बिंदु पर, और इसके जो प्रतिरोधों के जो दूसरे सिरे हैं उनको भी आपस में एक बिंदु पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब हम समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो संयोजन हमने जोड़ा है उसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और जैसे हम बैटरी से जोड़ते हैं तो और कुंजी को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और ये विद्युत धारा यहाँ पर जाकर तीन भागों में बट जाएगी। तीन प्रतिरोध लगाए, तीन भागों में
बट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं कि R1 से प्रवाहित धारा का मान I1 है और R2 से प्रवाहित धारा का मान I2 है और R3 से प्रवाहित धारा का मान I3 है। अच्छा, अब हमको ये ध्यान में रखना है कि जो तीनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और इनको हमने डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया है, मतलब मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल V है, तो हम क्या देख रहे हैं कि R1 जो प्रतिरोध है उसके दोनों सिरे V विभवांतर से जुड़े हुए हैं और R2 के जो दोनों सिरे हैं वो भी V विभवांतर से जुड़े हुए हैं और R3 के जो दोनों सिरे हैं वो भी हमारे पास बैटरी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसका विभवांतर विद्युत वाहक बल V है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1, R2 और R3 तीनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना है हमारे पास? V ही है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा और धारा का मान हमारे पास यहाँ पर भिन्न भिन्न होगा। जहां पर प्रतिरोध का मान कम है वहां धारा का मान ज्यादा होगा और जहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा है वहां पर धारा का मान कम होगा। क्लियर है हमारे पास कि यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तो समान है और धारा का मान भिन्न भिन्न है। तो अब हम क्या करते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं। तो ओम के नियम से R1 से प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी मानी थी हमने? I1 मानी। I1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन R। विभवांतर का मान तो समान है V और प्रतिरोध का मान है R1, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? V बटावा R1। इसी तरह से R2 से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? I2 बराबर V बटावा R2 और R3 से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? I3 बराबर V बटावा R3। ओके, सिंपल सा ये अपने फॉर्मूला लगाया है कि I बराबर V अपॉन R है, तो इन सबके सिरों पे विभवांतर तो V ही है, तो V बटावा R1 I1 के बराबर हो जाएगा, V बटावा R2 I2 के बराबर हो जाएगा और V बटावा R3 I3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां से प्रवाहित धारा का मान कितना था? I, और I धारा ही 3 भाग I1, I2 और I3 में विभाजित हो रही है, तो I का मान किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों धाराओं के योग के बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? V बटावा R1। I1 देखो हमारे पास कितना था? V बटावा R1 और I2 कितना था? V बटावा R2। तो प्लस लगा देंगे यहां पर V बटावा R2 और इसी तरह से I3 हमारे पास V बटावा R3। अब हम क्या करते हैं, यहां पर V कॉमन निकाल लेते हैं, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V कॉमन आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। क्लियर है हमारे पास? अच्छा, अब हम क्या मान लेते हैं, यहां पर देखो हमने क्या किया कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा है। अब यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों को यहां से हटा दें और इन तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य कोई प्रतिरोध मान लेते हैं Rp है, कितना है? Rp, उसको यहां पर जोड़ दें, तब क्या होगा हमारे पास कि यहां पर हमने एक R1, R2 और R3 के
समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध Rp माना है, तो उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और यहाँ पर बैटरी वो की वही है और धारा हमारे पास वही I बहनी चाहिए। ठीक है, तो धारा I का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V बटा हुआ Rp, ओम का नियम वही, V बराबर IR, देन I इज इक्वल टू V बाई R। तो V तो हमारे पास ये है विद्युत वाहक बल V और तुल्य प्रतिरोध हमने Rp माना है। ठीक है, तो कितना I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा हुआ Rp। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, 3 व 4 की तुलना करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 व 4 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर V है, यहाँ पर V है और यहाँ पर हमारे पास क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसकी जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/Rp। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखो 1/Rp लिख रहे हैं ना अपन, तो हम क्या बोलेंगे, इस तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। कहने का मतलब हमारे पास 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं, R1, R2 और R3 और तीनों को हमने क्या करा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो इसके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/Rp किसके बराबर होगा, पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लीजिए 1/R1, दूसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लीजिए 1/R2 और तीसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लीजिए 1/R3 और सबको जोड़ लीजिए। तो इनका जो योग आएगा वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा है कि यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा का मान हमारे पास भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। और तीसरी चीज क्या है कि जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और एक चौथी चीज और है हमारे पास कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसके बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध का जो मान है इन तीनों प्रतिरोधों में से जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम होगा। मान लेते हैं जैसे R1 लेस देन R2 लेस देन R3, 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं जिसमें से R1 का मान सबसे कम है और तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। तो जो Rp का मान आएगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आज प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन किया है और हम इसका उपयोग यदि हमारे पास जो प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है तो उन प्रतिरोधों का मान हम उपलब्ध प्रतिरोधों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।